सॉरी। सो सॉरी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलो, रोज क्या रघुनाथपुरा तो अब टाइम टेबल चेंज हो गया है, तो मैं यही थी इसलिए फटाफट आ गई। कॉपी खोलो और मेरे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल धरती का विकास पढ़ लिया था, ठीक है। हरी डालो। अब तो CH1 भी बराबर आ गया, दोनों अब सेम ही है ना। चलो हेडिंग डालेंगे अब आप लोग, धरती पर जीवन का विकास। धरती पर जीवन का विकास। मिलकर इस नए भारत में एक बिंदु से हुई थी और उसके बाद वो फैलता चला गया। बात जानने के लिए हमें लाइट की स्पीड यूनिवर्स कंप्रेस होने लगी। चलो कूलर चल रहे हैं क्या? में लेमित्रे नाम के एस्ट्रोनॉमर ने ये दावा किया कि यूनिवर्स की शुरुआत एक लेमित्रे और उसके बाद वो फैलता चला गया। इसके 2 साल बाद एडविन हबल ने ये देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स हर सेकंड फैल रहा है। यूनिवर्स की शुरुआत जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे, हमारा यूनिवर्स सिकुड़ता जाएगा, जहां हमें ये पता चलेगा कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक छोटे से बिंदु में समाया हुआ था। वो बिंदु बहुत घना और बहुत ही ज्यादा गर्म था। ये बिंदु यूनिवर्स की इनिशियल स्टेज थी, जिसे सिंगुलैरिटी यानी कि विलक्षणता का नाम दिया गया। फिर ना जाने किस वजह से वो बिंदु अचानक से फट जाता है, जिसे बिग बैंग कहते हैं। इसके तुरंत बाद ही यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से फैलने लगता है। इसी टाइम पीरियड को इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये माना गया है कि यूनिवर्स के साथ ही समय का भी जन्म हुआ था।
इन्फ्लेशन के दौरान यूनिवर्स ने खुद के आकार को 90 टाइम्स बड़ा कर लिया। जो पहले केवल एक एटम के साइज का था, वो कुछ माइक्रोसेकंड्स में गोल्फ बॉल के आकार का हो गया। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, उसका टेम्परेचर भी गिरता गया। इन्फ्लेशन स्टेट के कुछ माइक्रोसेकंड बाद यूनिवर्स पार्टिकल के गर्म सूप जैसा बन जाता है। इस स्टेट को क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। बिग बैंग के एक सेकंड बाद यूनिवर्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे एलिमेंट से भर चुका था। इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। 380,000 ईयर्स बाद समय के साथ साथ ग्रेविटी फोर्स की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स कंप्रेस होने लगे और उस एनर्जी से गैस की धुंध बनी, जो यूनिवर्स में 100 मिलियन ईयर्स तक तैरती रही। उस समय ब्रह्मांड में कोई रोशनी नहीं थी, केवल अंधेरा था। इसीलिए इस स्टेज को डार्क एज कहा जाता है। धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से गैस और धुएं के बादल नजदीक आते गए। बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स में पहले तारे का जन्म हुआ। उसके बाद हजारों तारे बने, पर अभी तक एक भी प्लैनेट का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि उसके लिए कुछ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स की जरूरत होती है। वो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स भी हमें तारों से ही मिले। तारों के टूटने से कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स यूनिवर्स में फैल गए। इन्हीं एलिमेंट्स से नए तारों और प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। इसी तरह 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। उससे बची धूल और अवशेष ग्रेविटी की वजह से पास आने लगे। इसी तरह धीरे धीरे समय के साथ साथ एनर्जी अपना रूप बदलती गई और हमारी गैलेक्सी की तरह हजारों गैलेक्सीज का निर्माण। तो अब आप जानते हैं कि जो दुनिया इस समय दिख रही है वो कैसे अस्तित्व में आई। जो आज है वो पहले वैसा बिल्कुल नहीं था, पर समय के साथ साथ चीजें बदलती गई और हमें वो मिला जो हमें आजकल नजर आता है। वैसे तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसके और भी नाम हैं। अगर आप इन नामों को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। ओके, चलो अब अपन हेडिंग डालेंगे बेटा, धरती पर जीवन का निर्माण। भाई धरती बन गई, धरती पर पानी भी आ गया, महासागर बन गए। हाँ, महासागर अभी बहुत गर्म है, पानी उबल रहा है। अब महासागरों में ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? महासागरों में हुई। ये लाइन कहीं लिख लो, लास्ट में तुमने लिखा है ना महासागरों का निर्माण। एक काम करो, जगह नहीं, अगर जगह है तो वहां लाइन लिख लो, और जगह नहीं है तो जहां डेट लिखते हैं वहां लिख लो कि जीवन की उत्पत्ति, ऐसे लिखो, जीवन की उत्पत्ति, एक लाइन ही लिखनी है, जीवन की उत्पत्ति, उत्पत्ति, धरती के निर्माण, जीवन की उत्पत्ति, धरती के निर्माण के 500 वर्ष बाद, ओ सॉरी 500 नहीं, 500 मिलियन वर्ष बाद, धरती के निर्माण के 500 मिलियन वर्ष बाद, 500 मिलियन वर्ष बाद। अब सुनो, धरती उत्पत्ति कब हुई? 4.5 बिलियन। उसके 500 मिलियन बाद मतलब हो गया 4.4 बिलियन वर्ष पूर्व। भाई अगर अपन को कोई यूं बोले कि 4,500 में से 500 रुपए महीना तो क्या 4,000 रुपए बचे, तो यह ब्रैकेट में लिखो 4 बिलियन वर्ष पूर्व, 4 BY-A कर दो, BY-A। धरती के निर्माण के 500 मिलियन वर्ष बाद महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई है। महासागरों में जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। देखो, जैसे अगर अपन एनिमल किंगडम में बात करते हैं, ठीक है, एनिमल किंगडम में पहला सदस्य तुमने नाम सुना हो, पोरीफेरा। स्पंज बोलते हैं उनको, स्पंज।
कहाँ मिलते हैं? महासागर में, समुद्र में मिलते हैं वो। एक मेंबर है स्पॉन्जिला, वो मीठे पानी में मिलता, बाकी सब कहाँ है? समुद्री। इधर आ जाओ कोर्डेट में, कोर्डेट में पहला सदस्य कौन है? मछलियां। कहाँ मिलती है? पानी में, ज्यादातर मछलियां समुद्री है। पादप में आ जाओ, पहला मेंबर कौन है? शैवाल। कहाँ मिलता है? पानी में। जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? पानी में। और पानी में भी मीठे पानी में नहीं, खारे पानी में। मीठा पानी तो बहुत बाद में बना। पहले तो महासागर में कौन सा पानी पानी भरा पड़ा था? खारा, पूरा सॉल्ट था, पूरे मिनरल्स थे उसके अंदर, इस वजह से। ठीक है, अब अपने बड़ा कि अब इन महासागर में जीवन कैसे आया? हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहली कोशिका कैसे आई? तो हम देख रहे हैं इतना जीवन ये धरती पे आया कैसे। तो बड़ा इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग क्या दिए हैं? सिद्धांत दिए हैं। उन सभी सिद्धांतों को अपन पढ़ेंगे और लास्ट वाला सिद्धांत ऐसा होगा जो सर्वमान्य सिद्धांत होगा। हर सिद्धांत को पढ़ने के तर्क के द्वारा उसको गलत साबित करेंगे या प्रयोगों के द्वारा उसको क्या करेंगे? गलत साबित करेंगे। और लास्ट वाला जिसको हम सर्वमान्य सिद्धांत बोले, जिसको हम मानेंगे, उसको भी हम प्रयोग के द्वारा ही मानेंगे। प्रयोग करेंगे, वो साबित होगा, तभी हम उस सिद्धांत को क्या करेंगे? मानेंगे। पहला सिद्धांत देखो, हम सबसे पहले आपको पता है साइंस से भी पहले यहाँ पर दुनिया में जो चीज मानी जाती थी वो था धर्म। कौन था? धर्म। तो पहली जो धार्मिक सिद्धांत पर हमारा सिद्धांत पर आधारित जो सिद्धांत है उसका नाम है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत, या जिसको विशिष्ट सृष्टिवाद भी बोलते हैं। देखो पहले है ना, हर चीजें है ना जो धर्म गुरु मानते थे ना, धर्म गुरु बोलते थे ना, वो ही होता था। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि विश्व स्तर पे बताएं तो पहले पता है ये मानते थे कि धरती अपनी जगह स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। यही बात ये धर्मगुरु बोलते थे, यही मानते थे कि धरती अपनी जगह स्थिर है और सूर्य चारों चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि दिखता यही था कि भाई सूर्य उगा है, वहां से पूरब से उगा है, और देखो वो सूर्य हो गया, हम तो अपनी जगह खड़े, और सूर्य चल रहा है, देखो हो गया, डूब गया। अब रात भर में क्या करेगा? धरती के नीचे से चक्कर लगाएगा और सुबह वापस ऊपर आ जाएगा। तो दिखता यही था, तो यही मानते थे। तो तुमने नाम सुना हो पहले गैलीलियो जिसने पहला वो स्पेस में देखा था, दूरबीन बनाई थी पहली, है ना, अंतरिक्ष में देखने वाली जिसने, तो उसने दूरबीन से देखा तो उसका तो माथा ठनका, वैसा मामला तो उल्टा चल रहा है। यहाँ पे सूर्य अपनी जगह खड़ा है, दौड़ तो हम रहे। ठीक है, तो पहली बात जब उन्होंने बताई थी ना तो उनको सजा मिली थी धर्म के खिलाफ बोलने के लिए कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, आप गलत बात नहीं कर सकते। तो पहले हर बात धर्म की मानी जाती थी। तो अब जैसे धर्म में बात करें, जैसे जैसे हिंदू धर्म बात करें, सनातन धर्म बात करें, तो हम क्या मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की है। ऐसा मानते हैं कि निर्माण करता है ब्रह्मा जी, रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं विष्णु जी, और जो इस रूल रेगुलेशन में काम नहीं करे उसका काम तमाम करते हैं भोलेनाथ महादेव जी। ये सिस्टम तीनों ने अपना अपना काम बांट रखा है। तो ब्रह्मा जी के लिए बोलते हैं कि 7 दिन में इन्होंने कुछ जीवन बनाया था, कि पहले दिन सूर्य बनाया, फिर एक दिन धरती बनाई ना, फिर एक दिन ये पेड़ पौधे बनाए ना, हवा बनाई ना, एक दिन कीड़े मकोड़े बनाए, ऐसा करके लिखा हुआ है शास्त्रों में कि अंतिम दिन जो था उन्होंने मनुष्य को बनाया। और मनुष्य के लिए कैसे बनाया? उनके अंतिम दिन उन्होंने ऋषि मनु और उनकी पत्नी थी श्रद्धा, मनु और उनकी पत्नी श्रद्धा, इनको धरती पे भेजा था। और हम सब जो है वो ऋषि मनु की संतान है, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। समझ में आई बात? और ऐसे ही अगर अपन इधर जाए क्रिश्चियन में जाए तो क्रिश्चियन लोग क्या मानते हैं कि प्रथम मनुष्य जो थे वो एडम और ईव थे, कि ईश्वर ने किसको भेजा था मनुष्य के रूप में? एडम और ईव को भेजा था। तो अलग अलग धर्म में अलग अलग क्या है मान्यता। अपन किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं लिखेंगे, हम उन 3 मान्यताओं को लिखेंगे जो सभी धर्म एक्चुअली में मानते हैं। कोई भी धर्म हो, जो 3 कंक्लूजन एनसीईआरटी ने लिखे वो अपन जो है इसमें धर्म मानते हैं वो अपन इसमें लिखेंगे। और ये बात अपन को दिमाग में बिल्कुल सेट रखनी है कि उन तीनों में से एक भी बात को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध कोई भी नहीं कर पाया है। अरे भाई, वैज्ञानिक तरीके से कोई सिद्ध हुआ है कि ऋषि मनु आए थे? बिल्कुल नहीं। देखो, विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत में पहला पॉइंट क्या आता है? पहला पॉइंट ये आता है कि धरती पर आप जो भी जीव आज अपन देख रहे हैं वो इसी रूप में धरती पे आए थे।
भाई आज अगर अपन अपने भगवान की मूर्तियों को याद करें तो कहीं पे विकास दिखता है क्या? वो आज वो हमारे जैसे तो दिखते थे ना। भाई आज से मैं लाख साल पहले बात करूं तो भी इंसान ऐसे ही दिख रहा था, लेकिन सच में ऐसा था क्या? नहीं था भाई, नहीं था। जो जीव आज अपन जिस रूप में देख रहे हैं वो उस रूप में धरती पे नहीं आया था। हम जैसे दिख रहे हैं वैसे आए थे क्या धरती पे? 4 पांव पे चलते थे, पूंछ होती थी लंबी, कच्चा मांस खाते थे। समझ में आ रही ना बात? जंगलों में रहते थे, पेड़ों के ऊपर, जिंगालाला हूँ, बस कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई नहीं, होमवर्क नहीं, पैसे कमाने की टेंशन नहीं, कोई खाना पकाने की टेंशन नहीं, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, अच्छा पकानी है कि तेल ज्यादा है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कुछ नहीं, कच्चा मांस खाओ, मस्त रहो। समझ में आई बात? ऐसी लाइफ थी। क्या आज अपन आज वैसे ही है क्या? नहीं, चेंज हो गए। और मैडम इस बात की क्या गारंटी? आप जो कह रहे हो कि मनुष्य 4 पांव पे चलता था, लंबी पूंछ होती थी, क्या गारंटी बताओ? जीवाश्म मिले हमें, सबूत है इस चीज का कि मनुष्य जो दिखता है वैसा पहले नहीं था। घोड़ा देख लो, कुत्ते की साइज का होता था पहले। हाँ, घोड़ा पहले कुत्ते की साइज का होता था, फिर हिरण की साइज का हुआ, फिर गधे की साइज का हुआ, फिर घोड़ा बना। हर ध्यान रखो, कोई भी गधा है तो एक दिन घोड़ा बन सकता है। इवोल्यूशन, विकास, इसी को तो कहते हैं। देखोगे तुम घोड़े का विकास, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। पहले आईसीआर के लिए घोड़े का विकास पढ़ाते थे। अब अपने को सीयूटी में तो क्या है ना बेटा, प्योरली क्या आती है, एनसीईआरटी आती है। बाकी आईसीआर के लिए घोड़े का इवोल्यूशन पढ़ना पड़ता था। क्वेश्चन इनको सीरीज में जमाने के लिए आया था आईसीआर में। तो बेटा ये है ईओहिपस, मीजोहिपस, मेरिचिपस, क्लियोहिपस और फिलहाल का मॉडर्न हॉर्स। साइज में चेंज आ रहा है, पूंछ में चेंज आ रहा है, पैर की शेप में चेंज आ रहा है। पहले उंगलियां थी पांव में, अब खुर है। समझ में आई बात? अच्छा, ये बात हमें कैसे पता चली? घोड़े की आत्मा ही पहले वाली, तो जीवाश्म। तो जो जीव आज हम जिस रूप में देख रहे हैं वो इसी रूप में धरती पर आया, गारंटी नहीं है। हाँ बच्चों, कुछ जीव ऐसे हैं जो जिस रूप में धरती पर आए थे आज भी वैसे ही हैं, जिनमें कोई विकास नहीं हुआ है। उनको बेटा अपन जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। पादप जगत में भी पढ़ेंगे, और जब तुम्हें अर्चना मैडम एनिमल किंगडम पढ़ाएगी तुम उसमें भी पढ़ोगे। कई सारे जीव ऐसे जो धरती पे जैसे आए थे आज भी वैसे के वैसे ही, कोई विकास नहीं हुआ उनमें, उनको जीवित जीवाश्म बोलते हैं। लेकिन 99% जीवों के अंदर क्या होता है? विकास होता है। क्यों? क्योंकि वातावरण निरंतर चेंज हो रहा है और आपको वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, पहला तो ये हो गया कि धार्मिक मान्यता क्या कहती है कि जो जीव जिस रूप में आज हमें दिखता है वो उसी रूप में धरती पे आया था। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि जो भी जैव विविधता आज आप देख रहे हो वो धरती के निर्माण से ऐसी ही है और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। कोई चेंज नहीं होगा, ना हुआ था ना होगा। जैव विविधता से मतलब है कि नंबर ऑफ स्पीशीज, जातियों की संख्या धरती के निर्माण से मतलब आप ये देखो, आज अगर अपन देखें कि लाखों प्रकार के जीव है धरती पर, पादप, जंतु, कवक, बैक्टीरिया, है ना, सबको करें तो लाखों प्रकार के तो आवृत बीजी ही है, करोड़ों प्रकार के जीव के लो मिलियंस में जाता है ना। तो मिलियंस प्रकार के जीव दुनिया में है। तो जब धरती बनी वो 1.7 मिलियन एक साथ धरती पे पधारे और धरती के निर्माण तक, धरती के अंत तक वो धरती पे बने रहेंगे। क्या ये बात सत्य है? नहीं भाई, सबसे बड़ा सबूत डायनासोर पहले धरती पे था और अब नहीं है भाई साहब। डोडो पक्षी पहले था अब नहीं है। कैसे कह सकते हैं? मनुष्य की जो पहली वाली जातियां हैं वो कहाँ है? अब चेंज हो गए ना, हम नए बन गए, वो जातियां तो खत्म हो गई धरती से। हमसे पहले वाले नेंदरथैल कहाँ मिलता है अब धरती पे? घोड़े, अब इन घोड़ों में से कोई ये वाले मिल रहे हैं क्या? अब नहीं मिल रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि जैव विविधता जनी? और हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि भविष्य में कोई नई जाति नहीं बनेगी? हम अनुमान लगा रहे कि आज से जो है आप मान के चलो 5 से 6 लाख साल बाद, अगर 5 से 6 लाख साल बाद मनुष्य की नई जाति आती है जिसको हमने नाम दिया होमो फ्यूचरिन्स, कहते हैं कि मनुष्य की लंबाई और बढ़ जाएगी,
IQ बढ़ जाएगा, ये वाली उंगली गायब होने के चांस ज्यादा है, बाल हटने लग जाएंगे, सिर से बाल सब टकले होंगे तो एक जैसे लगेंगे, कहाँ टेंशन है। एक दो हो तो अजीब लगता है, अरे एक दो हो तो अजीब लगे ना, सब टकले होंगे तो कहाँ अजीब लगेगा। सही बात है कि नहीं है भाई? मुझे एक बात बताओ, हमारा नाक यहाँ बीच में, गाय का यहाँ फ्लैट, हमारा नाक ऐसे उभरा हुआ है, गाय का फ्लैट है, उल्टा करो, अजीब लगा, क्यों? क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। लेकिन मान लो सच में शुरू से ही ऐसा होता तो क्या हमें अजीब लगता क्या? नहीं, तो उनको होमो फ्यूचरिंग्स को अलग नहीं लगेगा। ऐसा अंदेजा लगा रहे साइंटिस्ट कि अगर होमो फ्यूचरिंग्स आया तो, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि होमो फ्यूचरिंग्स को हम आने नहीं देंगे, क्योंकि हम धरती को तब तक छोड़ेंगे ही नहीं, बर्बाद कर देंगे। नई जाति के आने के लिए धरती बचनी भी तो चाहिए, और हमने तो जी जान से संकल्प ले रखा है नहीं आने देंगे नई जाति को। होमो फ्यूचरिंग सपना ही रह जाएगा, ठीक है ना? आजकल तो और वो कल की चल रहा है, जिस दिन कि मैडम क्या हम भी कल की को देख पाएंगे? नहीं, अपन चिल्ल है, कोई टेंशन मत करो। देखो एक जाति जो होती है, जैसे ऑस्ट्रेलो डायनासोर की बात करो, डायनासोर ने धरती पे कुछ 150 लाख साल के आसपास राज किया, कितना? फिर धरती की सहन शक्ति खत्म हुई, इन्होंने बहुत आतंक मचाया धरती पे, किसी और जाति को पनपने नहीं दिया, बहुत ज्यादा प्राकृतिक संपदा का उपभोग किया इन्होंने, तो फिर धरती ने कहा बेटा हो गया, चलो निकलो। तो इस हिसाब से तो अभी हमारे पास बहुत समय है, हमको तो आए हुए धरती पे 1 लाख साल भी नहीं हुआ, 75,000 साल ही हुए हैं। तो चिल, एंजॉय, अभी टाइम है अपने पास, आगे आने वाली पुश्तें देखेंगी। और वैसे भी जिस हिसाब से वो रील्स आ रही है ना, उसके हिसाब से तो ना आए तो ही ठीक ही है। अरे हाँ, मैंने कल देखा, इतू सा लड़का होगा, क्या होगा, 3-3.5 साल का लड़का होगा, हाँ वो बीच में जा रहा है, 2-3 छोरियां साइड में, छोरियां ऐसी होगी उसकी साइड से डबल, और ऐसे यूं करके चश्मा घुमा रहा है। हाँ सच में ऐसे यूं कर, अब ये कौन सिखाता है वो बच्चे को? माता पिता। कौन सिखाएगा? माता पिता। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम्हारे लिए बड़ी दुख की बात है, लेकिन ऐसा सच में है, ऐसा सच में है, मैंने देखी कल ऐसे। तो वास्तव में ऐसे बच्चों को देख के लगता है कि यार वाहियात तो है ही है, वाहियात तो है ही है, पर समय क्या आ रहा है उसकी चिंता होती है। एक लड़की वो मेकअप उसमें डालती है वीडियो में, ट्यूशन मेकअप ट्यूटोरियल, मतलब वो ट्यूशन जा रही है और वो बता रही है कि तैयार कैसे होना। तो पहले तो उसने कुछ वो लगाया क्रीम मॉइस्चराइजर, फिर देखो मुझे नाम नहीं आते भाई, क्योंकि मेकअप में करती नहीं और बेटी मेरे है नहीं, तो टर्मिनोलॉजीज मेरे को ज्यादा आती नहीं है इसकी। फिर उसने शायद आई थिंक फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन लगा के ऐसे रोल ऑन वाली कोई क्रीम थी तो उसने ऐसी क्रीम लगाई, फिर बढ़िया उसके ऊपर आरास मतलब पाउडर वाउडर लगाया, और फिर उसने तराई भी कर दी हाथों हाथ। अरे कुछ स्प्रे डाला उसने मुंह पे, आई थिंक मेकअप सेटर, ऐसे ही कुछ होता है। हाँ तो हमारी नजर में हम कहते हैं कि भाई पूरा मसाला लगा दिया और अब क्या कर दिया, उसकी कढ़ाई कर दी ताकि मसाला क्या हो जाए, पक्का हो जाए, वहां से निकले नहीं। और फिर वो पोनीटेल ऐसी चोटी बना के और कहाँ निकल गई? ट्यूशन निकल गई। इनका तेरी टीचर किरण मैडम जैसी तो नहीं है, बाकी मुंह धुलवा दे कि बेटा मुंह धो के आना, ठीक है? चलो आगे लिखो जल्दी से इसमें है इसका। अरे नहीं, अरे भगवान, खच्चर अलग है, खच्चर जो होता है जब घोड़े की अरेंज मैरिज हो जाती है ना गधी के साथ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, कृत्रिम वीर्य सेचन विधि से जब घोड़ी का क्रॉस करवाया जाता है गधे से, है ना? सही बोलूं ना? मतलब घोड़ी ली, घोड़ी प्लस गधा, घोड़े का लिया जाता है फीमेल और गधे का लिया जाता है मेल, तो खच्चर पैदा होता है। और अगर वाइस वर्सा करें, मतलब घोड़ा प्लस गधी करवाया जाए तो हिन्नी पैदा होता है, हिन्नी। और क्योंकि ये अंतर जातीय जो है वो निषेचन है, इसलिए यहाँ पर जो संतान पैदा होती है वो बंधी होती है। आप खच्चर से, मतलब खच्चर इज ऑलवेज खच्चर, देयर इज नो खचरी, खचरी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है।
और खच्चर से खच्चर पैदा नहीं करवाया जा सकता। खच्चर पैदा करवाने के लिए हर बार घोड़ी प्लस गधे का ही क्रॉस करवाना पड़ता है। मतलब गधा प्लस घोड़ी इक्वल्स टू खच्चर, बट खच्चर प्लस खच्चर इज नॉट इक्वल्स टू खच्चर। फॉर्मूले से ऐसे याद रखो। अच्छा, ऐसा आप तो खैर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हो, आपको ज्यादा पता है। ऐसा कभी नेचुरली नहीं होता है कि कोई घोड़ी चल रही है और वहां पे गधा आ गया और गधों की आंखों में एकदम लाल लाल दिल बना हुआ रहा हो, घोड़ी घोड़ी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों की जातियां जो हैं, अरे तुम हंसते बहुत हो। एक तो दोनों की जो जातियां है वो क्या है, अलग है। आपने एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा फेरामोन्स, दोनों के फेरामोन्स मैच ही नहीं होते हैं। ये मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए करवाता है और ये डायरेक्ट क्रॉस नहीं होता बच्चे, ये एआई होता है। आपने पढ़ा होगा कृत्रिम वीर्य सेचन, उस विधि से ये करवाता है। कि मैडम ऐसा क्यों करता है? एक्चुअल में क्या होता है कि आपने सुना होगा कि गधे में पावर बहुत, सॉरी उल्टा बोल गई, घोड़े में पावर बहुत होती है और गधे में पेशेंस बहुत होता है। गधे में सब्र बहुत होता है और घोड़े में पावर, ताकत बहुत होती है घोड़े में। तभी आप देखो अपन पानी की मोटर लेके आते हैं, हॉर्स पावर में आती है। 1 हॉर्स पावर, 1.5 हॉर्स का वो हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति। अब क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो क्रॉस करवाते हैं उससे खच्चर पैदा होते हैं, ज्यादातर यूज होते हैं पहाड़ी इलाकों में। आप केदारनाथ जाओ, उधर उत्तराखंड मनाली की तरफ, और अपने वैष्णो देवी और जाओ, यहाँ ज्यादा काम आते हैं। क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जब क्या करना होता है, सामान ढोना होता है या इंसानों को ले जाना होता है, तो सब्र और ताकत दोनों चाहिए होती है। तो खच्चर जो है उसमें सब्र भी है और ताकत भी है। घोड़े में क्या है, ताकत तो बहुत है लेकिन सब्र नहीं है, गुस्सा बहुत आ जाता है उसको। आप देखो अपने शादियों में जो घोड़ी आते हैं उसके ऐसे पट्टी लगाते हैं, सामने पटाखे वटाखे बजते तो वो घोड़ी वाला पहले ही कहते था दूर रहो, पहाड़ पटाखे दूर रहो, और ऐसे पट्टी लगाते ताकि उसको आसपास दिखे नहीं, उसको पता नहीं चले कि घोड़े के ऊपर गधे को बिठा रखा है। यूं खुद भी देखना नहीं चाहिए। कोई भी राज का खुलासा ना होने का। अब लिखो फटाफट, बहुत हो गया। पहला पॉइंट लिखो जल्दी से, इसमें 3 पॉइंट लिखना है। आप पहले लिखो, आपने हेडिंग डाली है विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। आगे लिखो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित। पहला पॉइंट लिखो, इसके सामने ही सीखना है, हेडिंग के सामने लिखो। मत डाल बेटा, नंबर 1 नहीं बोला है अभी मैंने, मान्यता नहीं बोली है मैंने, बोला है ये सिद्धांत किस पर आधारित है, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। धार्मिक मान्यताओं पर आधारित। अब इसके 3 कंसेप्ट लिखेंगे। पहला कंसेप्ट लिखो, जो जीव आज हम देखते हैं, जो जीव आज हम देखते हैं, जो जीव आज हम देखते हैं वे इसी रूप में धरती पर आए थे। जो जीव, बेटा मैं शुरू से तो बोल रही हूं, अब क्यों नहीं लिख रही है? पहला ही पॉइंट बोला है मैंने, नंबर 1 डाल के लिख। जो जीव आज, एक्चुअली क्या तो इतनी आराम से बैठ गई है ना कि लिख भी आराम से ही रही है। जो जीव आज हम देखते हैं वे इसी रूप में धरती पर आए थे, इसी रूप में धरती पर आए थे। ठीक है, नंबर 2 लिखो, जैव विविधता, जैव विविधता जो वर्तमान समय में है, जैव विविधता जो वर्तमान समय में है, वह पूर्व में भी ऐसी ही थी, वह पूर्व में भी ऐसी ही थी तथा भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। वह पूर्व में भी ऐसी ही थी तथा भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी।
तथा भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी। पूर्व में भी ऐसी ही थी तथा भविष्य में भी ऐसी रहेगी। लास्ट पर लिखो, धरती केवल 4000 वर्ष पुरानी है। धरती केवल 4000 वर्ष पुरानी है। 4000 वर्ष पुरानी है। और हम कितनी पुरानी बता रहे हैं इसको? 4.5 अरब साल पुरानी बता रहे हैं। साइंस कहती है कि धरती को बने 4.5 अरब साल हो गए, और धार्मिक मान्यता कहती है कि धरती केवल 4000। जबकि हमारे पास इस चीज के पुख्ता सबूत है जीवाश्म के द्वारा कि मनुष्य को ही धरती पर आए हुए कितने साल हो गए हैं? 150 लाख। तुम कहोगे मैडम अभी तो आप कह रहे थे 75,000। 75,000 में तो हम आए, होमो सेपियंस। हमारे पूर्वज जातियां भी तो हैं, लेकिन जो अफ्रीका वगैरह में थे तो उनको धरती पर आए कितने साल हुए? 150। तो धरती खाली 4000 साल पुरानी कैसे हो सकती है? इसलिए अपन धार्मिक मान्यताओं में से एक को भी नहीं मानते। बच्चा, धार्मिक मान्यताओं का खंडन डार्विन ने किया था। किसने किया था? एक्चुअली क्या है ना, डार्विन को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली इतना जान लो कि डार्विन ने पूरे विश्व की यात्रा की थी और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। नाम सुना हो तुमने, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि एक जाति से दूसरी जाति की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो हम इस बात को नहीं मानते कि सारी जातियां रेडीमेड धरती पे आई है। कोई ना कोई एक कोशिका बनी, फिर 1 से 2, फिर धीरे धीरे बहु प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, फिर धीरे धीरे क्या बनी? नई नई जातियां बनी। ये बात डार्विन कहते हैं। यहाँ आप नोट करके केवल एक लाइन लिखो, इस सिद्धांत का खंडन डार्विन ने किया था। इस सिद्धांत का खंडन डार्विन ने किया था। चलो नंबर 2 सिद्धांत डालो, सर्व बीजाणु या पैन स्पर्मिया का सिद्धांत, CUET 2022। बस वो डाला हुआ देखना, कहां डाला? अरे क्या दिक्कत हुई है भाई? तुमने हेडिंग डाली थी धरती पर जीवन का निर्माण, उसमें अपन ने पहला सिद्धांत पढ़ा, विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत पढ़ा, और अब दूसरा पढ़ रहे सर्व बीजाणु सिद्धांत। दिक्कत कहां हुई है? तो सही डाल तो रखा, इसको नंबर 1 कर तो दिया। तूने हेडिंग ही नहीं डाली विशिष्ट सृष्टिवाद, तो वो क्या मैंने मजाक किया था वहां पे? किसने नहीं डाली हेडिंग? ईमानदारी से बेटा हाथ नीचे कर लो, तुम्हारी बेइज्जती हो रही चारों की। बस डालो अब हेडिंग उसको। तुम कहा हेडिंग? मैं समझी तुमने ये हेडिंग डाल दी है और अब तुम इसको लिख रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुमने ये क्या यहाँ डाल दे, इसको डैश करके नंबर 1 डाल। बाकी सबने तो सही किया। चल तेरे को मना किया वो समझ में आता, बाकी सब इन्होंने किया, इनको तो मैंने कुछ भी नहीं बोला। ले और भी है, ऑनलाइन भी है। बच्चों, धरती के निर्माण ऐसा अपन ने हेडिंग डाली, उसमें वापस नंबर 1 हेडिंग डालनी थी विशिष्ट सृष्टि का सिद्धांत। अभी तक मैंने जो कुछ भी बोला था वो इसमें आ रहा था, इसके आगे लिखना था धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, फिर वो पॉइंट लिखने थे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। मान लो आपने हेडिंग नहीं डाली तो इसके बाद यहाँ हेडिंग डाल दो। दूसरे डालो सर्व बीजाणु सिद्धांत। तो बोला ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत को सपोर्ट करते हैं खगोल शास्त्री। ये कौन होते हैं? कौन? खगोल शास्त्री वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं ना, अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं? खगोल शास्त्री। ये खगोल शास्त्रियों की मान्यता है, और वो ये कहते हैं कि धरती पर जीवन का निर्माण हुआ ही नहीं। वो ये कहते हैं कि धरती पर तो जीवन रेडीमेड पार्सल हुआ है। वही तो बता रही हूँ, क्वेश्चन भी यही था।
देखो, वो यूं कहते हैं कि धरती पर जीवन रेडीमेड पार्सल हुआ। कहां से हुआ? दूसरे ग्रहों से या फिर अंतरिक्ष से। इसका मतलब खगोल शास्त्री की यह पूर्ण मान्यता है कि धरती के अलावा भी जीवन संभव है और एलियन को मानते हैं। इसका मतलब वो, समझ में आ रही बात? तो अब क्वेश्चन ये कि कैसे आया धरती पर जीवन। वो यूं कहते हैं कि अन्य ग्रहों से या अंतरिक्ष से धरती पर जीवन बीजाणु के रूप में आया है। अब क्वेश्चन आता है मैडम बीजाणु क्या होता है? बीजाणु ऐसे होता है बेटा, ऐसी संरचनाएं जिनके ऊपर मोटी भित्ति होती है और जब वो संरचनाएं अंकुरित होती हैं तो वो नए जीव को बनाते हैं। बैक्टीरिया, कवक ये बनाते हैं। पादप बीजाणु नहीं बनाइए, वो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु बनाते हैं वो लैंगिक जनन के समय। पर वो बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव थोड़ी बना रहे हैं, वो तो परागकण बना रहा है या अंड कोशिका बना रही है। ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि धरती पर जो जीवन आया किसके रूप में आया? बीजाणु के रूप में। मतलब कोई ना कोई एलियन था जिसने शुरू से पहले बैक्टीरिया को बीजाणु के रूप में पैक किया, फिर फेंका, फिर कवक को पैक किया, फिर फेंका, फिर आम के बीज को पैक किया, फेंका, ऐसे हर पादप को पैक किया, फेंका। एक में गधे को पैक किया, घोड़े को पैक किया, इंसान को पैक किया, शेर, चीता, भालू, तोता, मैना, कबूतर वबूतर सबको पैक करके भेज दिया। अब हम इस सिद्धांत को क्यों नहीं मानते? पहली बात तो ये नहीं मानते कि आज दिन तक एलियन की पुष्टि नहीं हुई, कहां से जीवन आया। दूसरा इसलिए हम नहीं मानते बेटा कि ऐसा है कि ये है धरती और ये है धरती का वायुमंडल और यहाँ पर है धरती का केंद्र गुरुत्वाकर्षण वाला। जब भी कोई बाहरी वस्तु धरती के वातावरण में प्रवेश करने की कोशिश करती है, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उसको इतना तेजी से अपनी ओर खींचता है कि इतना भयंकर उसमें घर्षण होता है कि उसमें आग लग जाती है। बड़े बड़े उल्का पिंड जो होते हैं ना, उनकी राख तक धरती पे नहीं पहुंचती। तो एक बीजाणु की क्या विसात है कि वो जिंदा यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब ये बात का तो पूर्णतया खंडन हो गया कि जीवन कहीं बाहर से आया। जीवन का निर्माण तो कहाँ हुआ है? धरती पे हुआ। लिखो बच्चों इसको, पहले तो ये लिखो सर्व बीजाणु सिद्धांत, फिर सीयूटी 2022, फिर लिखोगे खगोल शास्त्रियों की मान्यता। ये खगोल शास्त्रियों की मान्यता है। खगोल शास्त्रियों की मान्यता। हाँ बेटा, एस्ट्रोलॉजर ही अंकित, एस्ट्रोलॉजर ही खगोल शास्त्री कहलाते हैं। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार धरती पर जीवन, इस सिद्धांत के अनुसार धरती पर जीवन, धरती पर जीवन अन्य ग्रहों से, अन्य ग्रहों से अथवा अंतरिक्ष से, अन्य ग्रहों से अथवा अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष से बीजाणु, बीजाणु इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोर। एनसीईआरटी में स्पोर शब्द भी दिया हुआ है बेटा। बीजाणु या स्पोर के रूप में आया है धरती पर जीवन। बीजाणु या स्पोर के रूप में आया है। बीजाणु या स्पोर को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, जो भी तुमको सही लगे। चलो तीसरा लिखो बेटा, स्वतः जनन या जिसको अजैववाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, तीनों इसी के नाम का सिद्धांत।
जय जय पूछ रहा है कि ऑफलाइन वालों से पूछ लो मैडम आज लंच ब्रेक नहीं किया। बेटा आज रामदेव जयंती हम सबके व्रत रहता है। आज इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या कहते हैं सार्वजनिक व्रत की घोषणा हुई है। आज रामदेव जयंती है ना। तुम्हारे इधर तो ज्यादा मानते हैं ना? नहीं, तेजादशमी। अच्छा, तो रामदेव जयंती ही तेजादशमी है। अच्छा, नहीं वो ज्यादा हमारे यहाँ पे जो छुट्टी होती है वो नहीं, बहुत जने जाते हैं रामदेवरा, बहुत बहुत लोग जाते हैं। ये खूब खूब भक्त हैं उनके, खूब। अच्छा, पर और तुम लोग तेजादशमी ज्यादा मानते हो? आप लोग तेजा जी को मानते हो? आप लोग रामदेव जी को? हाँ मैं जानती हूँ, अपने इधर मेवाड़ से भी बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं रामदेव जी के। कितने कितने दिन पहले से रवाना हो जाते हैं। आज पहुंच रहे, कई लोग पैदल जाते हैं, कोई बाइक पे जाते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा। और ऐसा भी नहीं कि उनको कोई ज्यादा तकलीफ हो, बीच बीच में से राम रसोड़े बने हुए हैं, जगह जगह राम रसोड़े। मतलब आप देखो गद्दे बिछे हुए हैं, खाने की व्यवस्था, पीना, नाश्ता, पानी, कोई तकलीफ न। उन भक्तों की सेवा करके भी लोग कितना पुण्य उठाते हैं, देखो है। गुजरात से भी बहुत जाते हैं। नहीं, मैंने यूं देखा उदयपुर से भी काफी लोग जाते हैं रामदेव राम, बहुत जाते हैं। चलो बेटा, हाँ जी, स्वतः जनन का सिद्धांत, क्या बढ़िया सिद्धांत है। सिद्धांत को पढ़ोगे ना तो तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैडम इसको पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप होगा। तुम देखते जाओ आगे। देखो हुआ क्या, जीवन का निर्माण कैसे हुआ ये पता कर रहे थे, ठीक है। जो आप इस समय दुनिया में ही बात चली, और जीवन कैसे आया, जीवन कैसे आया, तो ये बातें चल ही रही थी। और एक साइंटिस्ट है, नाम था हम्बोल्ट। हम्बोल्ट, ठीक है। हम्बोल्ट साहब क्या थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, ठीक है। मॉर्निंग वॉक पे निकले तो नील नदी, जानते हो नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, मिस्र में बहती है, जानते हो ना। तो नील नदी के किनारे पे वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, और कोइंसिडेंस थी, वो उसी समय सूर्योदय होता है। और सूर्योदय होता है, सूर्य की जो रोशनी होती है नदी के आसपास जो कीचड़ होता है, रेत और कीचड़, वहां गिरती है। तो उन्होंने क्या देखा कि सूर्योदय के बाद में अचानक से वहां पे से रेत में मूवमेंट होता है, और थोड़ी देर में मगरमच्छ के बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा तो जब आश्चर्य हो गया ये तो, ठीक है। अच्छा, उस समय साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, जानवरों के बारे में, जंतुओं के बारे में हम इतना जानते नहीं थे। अब उन्होंने देखा यार ये तो बड़ी रोचक चीज हुई। अगले दिन फिर वो नील नदी के किनारे ही मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे। ऐसे ही मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, कर रहे थे, फिर से वही चीज रिपीट होती है। सूर्योदय होता है, आसपास की थोड़ी सी कहीं एक जगह रेत हिलती है, और इस बार कछुए के बच्चे बाहर आते हैं। तो भाई साहब तो दौड़े भागे घर पे आए, और आके जबरदस्त तरीके से साइंस मैगजीन के लिए लेख लिख दिया कि जब भी नील नदी के कीचड़ पर सूर्य की रोशनी गिरती है जीवन की उत्पत्ति होती है। और सिद्धांत को नाम दिया स्वतः जनन का। आप क्या बन रहा है, जीवन हो रहा है, जीवन बन रहा है। सिद्धांत दिया कि जीव क्षयमान पदार्थों से हुई है, कि जब भी कीचड़ होता है ना, सड़ा गला कीचड़, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी गिरे तो किसकी उत्पत्ति होती है, जीवन की। तो लोगों ने कहा अच्छा वैसा बढ़िया चीज बताई आपने, लेकिन इसको प्रयोगात्मक रूप से साबित करो, है कि नहीं। तो खाली भाई नील नदी के किनारे तो जीवन नहीं बन रहा है, जीवन तो सब जगह बन रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इस चीज को साबित कर दूंगा। बोले 1 महीने के बाद, हम बोल साहब ने कहा कि 1 महीने के बाद तुम सब मेरे घर आ जाना। दूसरे साइंटिस्ट को बोला मैं मेरी बात को क्या कर दूंगा, प्रयोगात्मक रूप से साबित कर। और जो शर्ट उन्होंने पहनी हुई थी अगले 20 दिनों तक वही शर्ट पहनते, भर गई पसीने से पूरी, सड़ गई ली वो, सड़ गई। उसको शर्ट को खोला 20 दिन के बाद, ऐसे पूरा फोल्ड किया, और उनका घर का जो स्टोर हाउस था उसके अंधेरे कोने में दबा के आ गए। 10 एक दिन वहीं दबे रहने दिया, हो गया 1 महीना, 20 + 10 महीना हो गया। महीने भर के बाद आ गए दूसरे साइंटिस्ट को, बताओ भाई। तो उसने पहले तो पूरी कहानी बताई कि देखो भाई मैंने 20 दिन तक एक ही शर्ट पहना, फिर उस शर्ट को मैंने अंधेरे कोने में क्या कर रखा है, दबा रखा है। तो तुम लोग यही रहो सूर्य की रोशनी में, क्योंकि उस पर सूर्य की रोशनी तो गिरेगी ना सड़ी गले पदार्थों पे, तब जीवन बनेगा। तो उन्होंने और ऐसे झटका खोल के तो अंदर से तो चूहे के बच्चे निकले। तुमने कहा देखा, मैंने कहा था ना कि जब भी सड़े गले पदार्थों पर
सूर्य की रोशनी गिरती है, जीवन की उत्पत्ति हुई। लोगों ने कहा वाह भाई साहब क्या बात, बहुत बढ़िया। ये तो ठीक रहा कि चूहे के बच्चे निकले, मगरमच्छ के निकल जाते तो हम क्या करते थे भाई। आज अपन सीधी सी बात है, अपन जानते हैं चूहों वाला इंसिडेंस इसलिए हुआ कि पहली बात तो ये कि चूहे हमेशा पसीने से भरे कपड़े ही काटते हैं। अगर आपने अपने घर में चूहा है और एक तरफ नई ड्रेस रखी हुई है बिना पहनी, और एक तरफ पहनी हुई चूहा पहले पहनी हुई शर्ट को काटेगा। पसीना उसको अट्रैक्ट करता है काटने के लिए। दूसरा, तुमने उसको अपने स्टोर हाउस में दबाया, स्टोर हाउस जहां अनाज पड़ा रहता है वहां ऑलरेडी चूहे होंगे। अब वो कोई ना कोई चूहिया वहां पे क्या करके गई है, बच्चे देके गई है, इसलिए वो बच्चे वहां पे दिख रहे हैं। मगरमच्छ और कछुए की बात करें, तुम्हें पता है मगरमच्छ और कछुए हमेशा नदी के किनारे रेत के नीचे अंडे देते हैं। तो कोई इंसिडेंस था कि उस समय सूर्योदय हुआ और अंडों में क्या हुई होगी, हैचिंग हुई होगी, और वो बच्चे कहाँ आ गए, बाहर आ गए। इस सिद्धांत को प्रयोगात्मक रूप से खंडन जिसने किया उनका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इस सिद्धांत को क्या किया, प्रयोग के द्वारा इस सिद्धांत को खंडित किया। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सड़ी गली चीजों से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो हम्बोल्ट साहब का नाम नहीं लिखेंगे, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लुईस पास्चर का नाम लिखेंगे। मैं बोल रही हूँ, लिखते जाओ स्वतः जनन के सिद्धांत में जीवन की उत्पत्ति। अच्छा, इस बात से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट हुआ? तुमको ऐसा सोचना चाहिए कि यार क्या बकवास है, और एनसीईआरटी में लिखी हुई है और हमको याद करनी पड़ी और इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो इतनी बकवास तो हम तो करते भी नहीं, हम तो फिर भी लॉजिकल बात करते। तो हमारी बातें तो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति सड़े गले, इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति सड़े गले। अब ये कॉमन वर्ड है सड़े गले, एनसीईआरटी में इसके लिए वर्ड लिखा है क्षयमान। तो तुमको ये शब्द भी लिखना, भले ब्रैकेट में लिखो, ऑब्लिक करके लिखो, कैसे भी लिखो। सड़े गले, क्षयमान, क्षयमान कार्बनिक पदार्थ, तो नहीं कार्बनिक नहीं, सड़े गले पदार्थों से हुई है जीवन की उत्पत्ति। सड़े गले उत्पत्ति, सड़े गले, गले ब्रैकेट में लिखो क्षयमान, क्षत्रिय वाला श, क्षत्रिय वाला श। हमारी प्रॉब्लम यही है बच्चों, इंग्लिश हमें बोलने नहीं आती और हिंदी हमें लिखने नहीं आती है, हाँ? और जो भाषा आती है वो यहाँ चलती नहीं है। जो हमें बोलने और लिखने दोनों आती है वो यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में चलती नहीं, यही प्रॉब्लम। हाँ, लिखा तुमने, क्षयमान पदार्थों से हुई है, पदार्थों से हुई है। अब आप हेडिंग डालो, लुईस पास्चर का प्रयोग। चौथा नहीं, इसका खंडन है, इसी में अजैववाद के अंदर ही लिखना है, लुईस पास्चर का प्रयोग। इसको डायग्राम से ही पूरा समझा दूंगी। लुईस पास्चर का प्रयोग, इन्होंने प्रयोग के द्वारा, लिखते जाना, इन्होंने प्रयोग के द्वारा स्वतः जनन, या जिसको अपन ने कहा था अजैववाद का खंडन किया। इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीव से ही होती है। यहां तक लिखो, एक बात फिर प्रयोग समझाती हूँ।
अब इन्होंने क्या बोला, सड़ी गली चीजों से जीवन नहीं आता है। मतलब तुमने याद है ना अपने सेल बायोलॉजी में अपन पढ़ते ओमनी सेल्यूला सेल्यूला कि हर नई कोशिका की उत्पत्ति किससे होती है, पुरानी कोशिका से। इन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया कि हर नए जीव की उत्पत्ति किससे होती है, पुराने जीव से। पदार्थों को मिला के आप नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते। इन्होंने क्या प्रयोग किया बच्चों, देखो इन्होंने ऐसा किया, एक फ्लास्क लिया, ऐसे कांच का फ्लास्क नहीं होता, ऐसा एक फ्लास्क लिया, ठीक है, और इस फ्लास्क में भर दिया मृत ईस्ट का सॉल्यूशन। मृत ईस्ट, ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकी कवक, और इसका सॉल्यूशन जो होता है ये मक्खी मच्छरों को बहुत पसंद होता है। तो भर दिया सड़ा गला मृत ईस्ट भर दिया। दूसरा एक फ्लास्क और लिया, फ्लास्क कांच का बना होता है, तो उन्होंने क्या, कांच की गर्दन को ऐसे गर्म करके और ऐसे खींच लिया, तो वो गर्दन कुछ ऐसी होगी, टेढ़ी, समझे, ये कैसी हो गई, टेढ़ी गर्दन। और इसमें भी इन्होंने क्या भर दिया, मृत ईस्ट। अब हुआ क्या बेटा, ईस्ट तो मक्खियों को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ कौन आई, मक्खियां, ये कौन आ गई भाई, मक्खियां आ गई। तो ये मक्खियां कहाँ गई, ईस्ट खाने, अंदर, अंदर गई तो यहाँ बैठी, बैठी तो अंडे दिए, अंडे दिए तो यहाँ पर उनके क्या दिखने लग गए, लार्वा, कीड़े जैसे दिखते हैं ना मक्खियों के लार्वा। अपन कहते हैं अरे उस रोगी के ऐसा घाव हो गया कि अंदर कीड़े पड़ गए। वो कीड़े क्या होते हैं, वो ये मक्खियों के लार्वा होते हैं। घाव पे कौन बैठती है, मक्खियां, तो मक्खियां जब घाव पे बैठती है तो वहां अंडे दे देती है। और वो जो कीड़े अपन को घाव के अंदर दिखते हैं ना, वो एक्चुअल में कीड़े होते हैं, वो मक्खी की लार्वा अवस्था है। समझ में आ गई बात, तो वो कीड़े यहाँ दिखने, लार्वा दिखने लग गए। अब मक्खी आई तो कौन आया, लार्वा आया। अब ये टेढ़ी गर्दन होने की वजह से यहाँ पर मक्खियों की एंट्री हुई ही नहीं, मक्खियां जा ही नहीं पाई अंदर, मक्खियां गई नहीं तो यहाँ पे लार्वा आएगा क्या, नहीं आया। उन्होंने कहा अगर सड़े गले पदार्थ से जीवन की उत्पत्ति होनी थी तो दोनों में ही हो जाती, लेकिन जीवन वहीं आया जहां पहले कौन गया, जीवन गया। जीवन से किसकी उत्पत्ति हुई, जीवन की। तो हम सबने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, पास्टर साहब आपने एक क्वेश्चन का जवाब तो दे दिया कि जीवन से ही जीवन आया, पर अभी भी एक क्वेश्चन तो जहां का तहां खड़ा है कि पहला जीवन कैसे आया। समझ में आई बात, कि पहले जीवन कैसे आया। हमको ये समझ में आया मुर्गी से अंडा आया, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा आया। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि पहले कौन आया, मुर्गी आई के अंडा आया। समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन का जवाब अपन कल ढूंढेंगे कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, तो प्रथम जीवन कैसे आया। लिखो इसको, क्या